नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैदिक काल का निवासी और आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास किताबों से नहीं बल्कि सीधे वैदिक काल से होने वाली है। इस वीडियो के बाद वैदिक काल का ये बहुत ही जरूरी टॉपिक आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर रहे हैं। स्वागत है आपका उस युग में जहां शब्द ही शक्ति थे। AUM अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम। सोचिए जरा भारत की उस शुरुआत को, जब न कोई राजधानी थी, न पक्की सीमाएं थीं और न ही कानून की किताबें थीं। फिर भी लोग जानते थे कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन निर्णय लेगा और कौन समाज को दिशा देगा। यही वह दौर था जहां सत्ता तलवार से नहीं बल्कि परंपरा और सहमति से चलती थी। राजा अकेला शासक नहीं था, बल्कि सभा और समिति के सामने जवाबदेह होता था। इसी समय मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और समाज धीरे धीरे अपने नियम खुद गढ़ रहा था। लेकिन यही शांत दिखने वाला वैदिक समाज आगे चलकर बड़े बदलावों की जमीन भी तैयार कर रहा था। खेती का विस्तार हुआ, स्थायी बसावट की शुरुआत हुई और वर्ण व्यवस्था का उभार दिखाई देने लगा। यही वह समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। इसी काल से हमें ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं, जनजातीय जीवन की झलक मिलती है और राजा, सभा तथा समिति जैसे शुरुआती राजनीतिक ढांचे दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम वैदिक काल को तारीखों की तरह नहीं बल्कि एक जीवित प्रक्रिया की तरह समझेंगे, जहां से आगे चलकर जनपद, महाजनपद और भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। दोस्तों, वैदिक काल को दो चरणों में समझा जाता है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आइए वैदिक काल के साहित्य को समझते हैं। वैदिक साहित्य को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। माना जाता है कि ये ग्रंथ ऋषियों द्वारा रचित नहीं थे, बल्कि दिव्य ज्ञान के रूप में सुने और अनुभव किए गए थे। इसी कारण श्रुति साहित्य को सबसे अधिक पवित्र और प्रामाणिक माना जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त विभिन्न देवताओं, विशेष रूप से इंद्र, अग्नि और वरुण की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और सरल धार्मिक जीवन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। प्रत्येक वेद के साथ 4 प्रकार के ग्रंथ जुड़े होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मंत्रों और सूक्तों का संकलन है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथ कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं, जबकि उपनिषद आत्मा, ब्रह्म और ज्ञान से जुड़े दार्शनिक प्रश्नों पर केंद्रित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब स्मृति साहित्य को समझिए। स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया हो। स्मृति साहित्य को श्रुति की तुलना में कम पवित्र माना गया, लेकिन इसका सामाजिक और कानूनी महत्व अत्यंत अधिक था। स्मृति ग्रंथ मानव द्वारा रचित माने जाते हैं और समय समय पर इनमें परिवर्तन भी हुआ। स्मृति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आते हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी स्मृति साहित्य में शामिल हैं। इन ग्रंथों में समाज के नियम, कर्तव्य, आचरण, वर्ण व्यवस्था और जीवन के आदर्शों का वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्रों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कठोर रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर वैदिक और उसके बाद के समाज को समझने में सहायक है। जहां एक ओर श्रुति साहित्य हमें प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी देता है, जो अपेक्षाकृत सरल और समानतावादी था, वहीं दूसरी ओर स्मृति साहित्य में हमें सामाजिक जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और कर्मकांड की प्रधानता दिखाई देती है। इस प्रकार वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। यही था वैदिक काल, जहां समाज जनजातीय था, धर्म प्रकृति से जुड़ा था और ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता था। यदि ये बातें आपके एग्जाम और समझ दोनों में काम आए तो समझिए हमारी ये यात्रा सफल रही। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।